हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, शोल्डर डिस्टोशिया के बारे में। ठीक है, शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे जब शोल्डर क्या हो जाए, सिम्फाइसिस प्यूबिस में से पास नहीं हो, यानी पेल्विस के अंदर क्या हो जाए, स्टक हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया बोलते हैं। मीन टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी के अंदर जो होता है शोल्डर का वो 24 सेकेंड होता है, लेकिन डिस्टोशिया वाली कंडीशन है तो उसमें डिलीवरी कितने सेकंड में होनी चाहिए, 79 सेकंड के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं कि शोल्डर डिस्टोशिया है जो वो होता क्या है। तो शोल्डर डिस्टोशिया जो है वो क्या है, एक स्पेसिफिक केस है किसका, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। यानी किसके अंदर आता है ये, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के अंदर आता है। यानी लेबर की प्रोसेस है वो क्या हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है, यानी स्टॉप हो गई है। वेयर बाई आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड द एंटीरियर शोल्डर ऑफ द बेबी इज़ नॉट पास बिलो। इसके अंदर क्या होता है कि शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट लेबर का मतलब लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई है। किसके बाद में, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द हेड। यानी जो हेड है उसकी डिलीवरी तो नॉर्मल तरीके से क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, लेकिन हेड की डिलीवरी होने के बाद में क्या हो गया है, जो एंटीरियर शोल्डर है वो क्या नहीं हो पा रहा है, वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। और उसको पास होने के लिए किसकी नीड है, मैनिपुलेशन की नीड है उसको पास करवाने के लिए। कहाँ पे, टू द बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इट इज़ डायग्नोस व्हेन द शोल्डर फेल्स टू डिलीवर शॉर्टली आफ्टर द फिटल हेड। शोल्डर डिस्टोशिया हम कब बोलते हैं, या उसको कब पता चलेगा कि शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन है, जब हेड तो क्या हो गया है, पास हो गया है, लेकिन हेड के जैसे ही फिटल हेड पास होता है वैसे ही क्या होती है, हमने नॉर्मल लेबर में पढ़ा है कि जैसे ही सबसे पहले हेड क्या होता है, डिलीवर होता है। हेड के डिलीवर होते ही क्या होता है, एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर हेड तो क्या हो गया है, डिलीवर हो गया है, लेकिन उसके बाद में जो शोल्डर है वो क्या नहीं हो पा रहा है, फेल हो गया है डिलीवर होने में, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया। यानी डिस्टोशिया किसके अंदर आता है, डिफ़िकल्टी, यानी शोल्डर है उसको पास होने में क्या हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, शोल्डर डिस्टोशिया। ये देखो, जो ऊपर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर वाली साइड में जो भी हैंड होता है, शोल्डर होता है, चाहे ये वाला शोल्डर इस साइड हो या फिर ये भी, उसको हम क्या बोलते हैं, इस साइड वाले शोल्डर को हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर शोल्डर बोलते हैं। तो देखो, बच्चे का हेड तो क्या हो गया है, डिलीवर हो गया है, लेकिन ये जो शोल्डर है ये क्या हो गया है, यहाँ पे स्टक हो गया है। नॉर्मल में देखो, हेड जैसे ही डिलीवर होता है वैसे ही क्या होता है, शोल्डर भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन इसमें ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है, और यहाँ से क्या नहीं हो रहा है, डिलीवर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन बोलते हैं। ये किसके है, ये भी एक ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है। दो तरह के होते हैं, या तो दोनों बाइलेटरल शोल्डर डिस्टोशिया, यानी या तो दोनों ही शोल्डर क्या हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, या फिर यूनिलेटरल शोल्डर डिस्टोशिया, फिर एक जो शोल्डर है वो क्या हो गया है, वहाँ पे स्टक हो गया है। रिस्क फैक्टर इसमें मैनी केस जो होते हैं, है ना, उनके कोई आइडेंटिफाइड रिस्क नोन नहीं है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू टाइम अलग अलग जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एंटीपार्टम जो फैक्टर हैं, यानी प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आगे चल के शोल्डर डिस्टोशिया कोज कर सकते हैं। मैटरनल ओबेसिटी, फीमेल है वो क्या है, ओबेज है। मदर को क्या है, डायबिटीज़, मैटरनल डायबिटीज़ का है, इसका मतलब बच्चे का साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो इजीली पास नहीं हो। पोस्ट टाइम प्रेगनेंसी, वही है कि प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हो चुका है लेकिन डिलीवरी अभी भी नहीं हुई है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंट्रापार्टम, यानी लेबर के टाइम पे कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कोज कर सकती हैं शोल्डर डिस्टोशिया। प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज है वो अपने टाइम से क्या हो गई है, ज़्यादा। अगर सेकेंड स्टेज में ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है, शोल्डर डिस्टोशिया की कंडीशन हो सकती है। ऑक्सीटोसिन से हमने क्या करवाया है, लेबर को इंडेक्ट करवाया है, यानी इंड्यूस करवाया है। बिफोर मिड फोर्स एंड वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की वजह से फिटल मैक्रोसोमिया, यानी वही फिटल अगर बड़ा है फिटस तो उसकी वजह से। और ये किसकी वजह से होता है, मोस्टली मैटरनल डायबिटीज़ है जो मोस्ट
स्ट्रॉन्गली कोज है किसका, शोल्डर डिस्ट्रोशिया का। मैटरनल डायबिटीज़ का मतलब फिटल क्या है, मैक्रोसोमी, यानी फिटस की साइज़ क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो वहाँ पे स्टक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया की कंडीशन है तो उसमें फिटस को क्या इफ़ेक्ट होगा, इसमें फिटल के फ्रैक्चर होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर फोर्सफुली अगर या फिर किसी भी परफेक्शन के साथ अगर डिलीवरी कंडक्ट नहीं करवा जाती है तो फ्रैक्चर होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। इरेप पाल्सी हो सकता है ना। उसके अलावा पेरीनेटल एक्सफाइक्सिया हो सकता है, ब्रेकियल फ्लेक्सिस हो सकता है, नियोनेटल डेथ होती है, यानी जो नर्व हैं है ना, फेशियल नर्व हैं, उनमें डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ब्रेकियल फ्लेक्सिस का मतलब होता है कि जो ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं, जो किस में सप्लाई होती हैं, हैंड में, हैंड तक क्या पहुंचाती हैं, जो स्टिमुलेट करती हैं हैंड को वहाँ तक। तो इनके अंदर अगर इंजरी हो जाती है तो ये नर्व क्या नहीं करती हैं, काम नहीं करती हैं। जैसे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, जो अपर आर्म की मसल्स होती है, एक्सिलरी नर्व होती हैं, रेडियल नर्व होती हैं, जो लोअर आर्म एंड हैंड की नर्व होती हैं, मीडियन नर्व, मसल्स ऑफ हैंड, अल्नर नर्व, ये सारी नर्व कहाँ होती हैं, शोल्डर में होती हैं। तो इनमें भी क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायग्नोसिस कि हमें कैसे पता चलेगा कि शोल्डर डिस्ट्रोशिया की कंडीशन है। डेफिनेट रिकॉल ऑफ द हेड बैक एंड अगेंस्ट द पेरिनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्टल नेक साइन, यानी जिस तरीके से कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकाल के वापस अंदर करता है, उसी तरीके से अगर शोल्डर डिस्ट्रोशिया की कंडीशन है तो हेड की डिलीवरी होने के बाद में भी क्या नहीं होगा, शोल्डर पास नहीं होगा और बच्चे की गर्दन वापस उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, बैक वापस से पीछे की तरफ प्रेशर लगेगा और गर्दन आगे की तरफ एक्सटेंड होने की बजाय कहाँ, पीछे की तरफ वापस से क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी। इनएडिक्वेट स्पॉन्टेनियस रेस्टिट्यूशन, है ना, अपने आप क्या हो रहा है, रेस्टिट्यूशन हो रहा है ना, प्रॉपर तरीके से जो रेस्टिट्यूशन है वो नहीं हो पा रहा है। फेटल फेस बिकम प्लेथोरिक, फिटस का जो फेस है वो स्वेलो हो गया है, वहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रही है। तो वो हम आइडिया लगा सकते हैं किसकी वजह से हो रहा है, शोल्डर डिस्ट्रोशिया की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा हेल्प टू बी कॉल, हमें किसी को हेल्प के लिए बुलाना है। टू क्लियर इन्फेंट माउथ एंड नोज, जो फिटस है उसका माउथ एंड नोज है उसको हमें क्या कर देना है, क्लीन कर देना है। नोट टू गिव ट्रैक्शन ओवर द बेबी हेड, किसी भी तरीके का हमें बच्चे के हेड पे फोर्स नहीं लगाना है, क्योंकि अगर शोल्डर स्टक हुआ है तो बच्चे को इंजरी और मदर को इंजरी हो सकती है। नेवर टू अप्लाई फंडल प्रेशर एज इट कोज फर्दर इम्पैक्शन ऑफ द शोल्डर, हमें फंडल प्रेशर भी नहीं देना है क्योंकि ये भी क्या करवा सकता है, फ्रैक्चर करवा सकता है फिटस के अंदर। टू परफॉर्म वाइड मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी एज इट प्रोवाइड स्पेस पोस्टीरियरली, मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी क्या करनी है, वाइड मीडियोलेटरल एपिजियोटोमी कट लगाना है ताकि वो क्या करवा सके, पोस्टीरियरली स्पेस को प्रोवाइड करवा सके। टू इन्वॉल्व द एनेस्थेटिक एंड पीडियाट्रिशियन, एक पीडियाट्रिशियन को और एनेस्थेटिक को हमें क्या करना है, इस चीज़ में इन्वॉल्व करना है ताकि बच्चे को कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए तो तुरंत हम क्या कर सकें, उसका ट्रीटमेंट करवा सके, या फिर अगर सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़े तो फीमेल को एनेस्थीसिया क्या करवा सके, प्रोवाइड करवा सके। डू नॉट आस्क द पेशेंट टू पुश, पेशेंट को हमें पुश करने के लिए नहीं बोलना है, किसी भी तरीके का फंडल प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट पैनिक, और पैनिक भी नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।